Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So the dear students, welcome again to the Al-Munir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों आज हम देखने जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने कहा था इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है। तो कल हमने जब स्टार्ट किया और हमने कहा कि इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, तो तब हमने एक बात डिस्कस की थी कि इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो करेंसी है ना, एनर्जी वाली, मतलब एटीपी, उसको बनाता है। तो आज हम वो सारा मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी की करेंसी बनती है, मतलब एटीपी हमारी बॉडी में किस तरह बनेगी और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है और एटीपी बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात ये है कि हम कहते हैं कि अगर आपने एनर्जी लेनी है तो जाहिर सी बात हमें फूड खानी पड़ेगी। मतलब कोई भी चीज हम खाते हैं, हम उसके अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं एनर्जी लेने के लिए। वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, या वो लिपिड्स हो सकते हैं। तो बेसिकली किसी भी फूड के मेजर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे पास है, जिसमें ये माउथ है, ये बच्चों जी एसोफेगस, और ये है जी डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक। ये बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम कहते हैं छोटी आंत, और ये है जी लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। हमने क्या किया कि हमने कोई भी फूड ली है, बेसिकली उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स थे, और वो कौन कौन से थे। वो कार्बोहाइड्रेट था, वो प्रोटीन या लिपिड हो सकता था, या लिपिड्स। तो बच्चे हम देखेंगे कि किस तरह हम सफर करेंगे इन तीनों चीजों से, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स। इससे हमने सिंथेसाइज करना है एटीपी। ये हिसाब तो वही है बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का या जो ना किसी फैमिली को कोई मेंबर अमेरिका में गया हुआ है और वहां पे जाके वो डॉलर्स भेज रहा है, और आपसे कहा जाता है कि डॉलर लेके जाओ और शॉप पे जाओ और ये चीज लेके आओ, तो क्या आपको वो चीज देगा? डेफिनेटली नहीं। इसकी रीजन ये है क्योंकि हमारे मुल्क की करेंसी रुपया है, तो हम डॉलर को क्या यूज करेंगे। तो इसी तरह बच्चों हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी। तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड का कोई फायदा नहीं है। तो हमने इस कार्बोहाइड्रेट, इस प्रोटीन और इस लिपिड से एटीपी तक जाना है। और आप देखेंगे कि ये एटीपी बनाने में किसका रोल है? वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो देखिए जरा, सबसे पहली बात यह है कि मैं कहता हूं कि आपने कोई चीज खाई है जिसके अंदर तीनों ही चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, या लिपिड्स भी हैं, ठीक है। उसके अंदर तीनों चीजें हैं। अब उन तीनों चीजों में देखें, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज जो आपने खाई है वो यहाँ आपके माउथ के अंदर है। और इससे पहले आप सुन लें बेटे कि हमारी बॉडी के अंदर हर सेल को एनर्जी की जरूरत है, हर सेल को। और चूंकि हमारी बॉडी के हर सेल को एनर्जी की जरूरत है और हर सेल एटीपी बनाना चाहता है, लेकिन मसला एक ये भी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट वो हर सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो हर सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते। लिपिड वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो हर सेल की सेल मेम्ब्रेन से गुजर के इजीली इंटर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या लिपिड्स, इन्हीं से हमने बनानी थी एटीपी। अब एटीपी तो तब बनेगी जब ये सेल के अंदर इंटर होंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो सेल के अंदर इंटर ही नहीं हो रहे, तो फिर एटीपी कैसे बनेगी? यही तो मेन रीजन है। तो बेटे इस अमल को करने के लिए कि हम चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल के अंदर इंटर हो जाए, ये पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इनको तोड़ते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ेंगे, प्रोटीन को भी तोड़ेंगे, लिपिड्स को भी तोड़ेंगे। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे और वो कंपोनेंट्स इजीली सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे। फिर वो जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो एटीपी बनाएंगे जाके। तो याद रखो, आपसे पूछा जाए डाइजेशन जो खाने को हजम किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? तो आपके जहन में फौरन होना चाहिए कि सर हमने एटीपी बनानी है, और एटीपी बेसिकली इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करते ही हमने बनानी है। लेकिन ये चीजें इन सेल के अंदर एंटर ही नहीं हो सकती, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इनको तोड़ना पड़ेगा, और इनको तोड़ के छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। वो छोटे कंपोनेंट्स जब सेल के अंदर जाएंगे तो फिर उनको यूटिलाइज करके हम एटीपी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं वो छोटे कंपोनेंट्स में क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या है? स्टार्च आपने खाया है, लेकिन स्टार्च सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे करेंगे, उसको आप तोड़ेंगे ग्लूकोज में, ताकि ग्लूकोज इजीली सेल के अंदर जा सके। क्योंकि
बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से स्टार्च बनता है। तो आप पहला काम क्या करें, जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है इसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करें, वो ग्लूकोज अब सेल के अंदर जाएगा और वहां से फिर इसको हम यूटिलाइज करके एटीपी बनाएंगे। इसी तरह बच्चों प्रोटीन जो है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। तो प्रोटीन अगर इंटर नहीं हो सकते तो आप इनको तोड़ें और तोड़ने के बाद जो है अमाइनो एसिड्स बनाएं और वो अमाइनो एसिड्स सेल के अंदर जाएंगे, फिर वहां से आप एटीपी बना सकते हैं। सेम एज इट लिपिड्स, लिपिड्स किस चीज से बने हैं, वो बने फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। तो आप ऐसे करें, इन लिपिड्स को तोड़ें और तोड़ के क्या करें, फैटी एसिड्स बनाएं और फैटी एसिड्स जब बन जाएं तो वो अब सेल के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो याद रखेंगे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें हम बेसिकली यही करते हैं। आप कहेंगे सर ये चीजें आप कहां से बता रहे हैं, एक्चुअली में हमें ऐसे पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का रोल किस जगह पे आता है। पहले आपने इन चीजों को सेल्स तक पहुंचाने, जब ये सेल्स तक पहुंचे तो फिर आप देखें कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाने में हेल्प कर रहा है हमारी। चलें देखें जरा। अच्छा अब बेटा यहाँ पे होगी डाइजेशन किसकी होगी जी, स्टार्च की, यहां पर होगी प्रोटीन्स की, यहां पे होगी लिपिड्स की, और जब ये फूड आएगी इलियम तक, ये वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं इलियम, मैं लंबी डिटेल में ये नहीं बता रहा हूं कि किस किस तरह इसकी डाइजेशन होती है, किस तरह इसकी डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, या किस तरह लिपिड्स की डाइजेशन होती है, क्योंकि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओवरऑल जिस तरफ मैं लेके जा रहा हूं मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो बड़ी चीजें हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के बाद छोटी चीजों में टूट जाएंगी। तो जब ये इस पोर्शन में आएंगी इलियम के अंदर, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी ब्रेक डाउन हो गई है, स्टार्च की ब्रेक डाउन हो गई है, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ग्लूकोज। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, प्रोटीन्स की बजाय अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, और यहां पर हमारे लिपिड्स की बजाय आएंगे क्या जी, फैटी एसिड्स। इसका मतलब ये तीन चीजें बन गई हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। अब यहां से बच्चों ये अब्सॉर्ब किए जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब देखें भी ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट में अभी है और आपकी बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए। मतलब मैं कहता हूं इस यहाँ पर जो सेल्स है ना इनको भी एनर्जी चाहिए। तो अगर इनको भी चाहिए तो फिर इसका मतलब है कि कौन सी चीज वहां तक पहुंचा सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो ब्लड है जो यहाँ पे हर चीज को पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें हैं, यहाँ पे जो तीनों चीजें ये ब्लड के अंदर जज्ब होंगी, मतलब अब्सॉर्ब होंगी। जैसे ही इनकी ब्लड के अंदर अब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो इनको फिर भेजा जाएगा लिवर के पास, जिगर के पास। यहां पे बच्चे जिगर के पास जब ये फूड जाएगी, ये तीनों चीजें अब्जॉर्ब होकर जिगर इसकी क्या करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कोई ऐसी चीज है जो खतरनाक है उसको खत्म करेगा, और इसके बाद फिर हम इसको भेज देंगे जी हार्ट के पास। हार्ट यहां से क्या करेगा, इसका लेफ्ट एंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, और ये जो तीनों कंपोनेंट्स है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स, ये जो तीनों चीजें जो किनसे निकले, इनसे, ये सारी के सारे हर सेल तक पहुंच जाएंगे। तो आइए जरा देखिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर तीनों चीजें पहुंच गई, ग्लूकोज भी पहुंच गया है, प्रोटीन्स भी पहुंच गए, सॉरी अमाइनो एसिड्स पहुंच गए, अमाइनो एसिड्स और इसी तरह फैटी एसिड्स, ये सारी की सारी चीजें, ये तीनों कंपोनेंट्स सेल के अंदर पहुंच गए। अब आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है इससे, ठीक है। ये बेसिकली तीनों चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर है। और बच्चों याद रखना आपके लेवल तक जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है कि आपने, जाहिर सी बात है ये एटीपी इन तीनों चीजों से ली जा सकती है। भाई मैं आपसे कहूं कि आप जो है ना वो पोटैटो खाते हो तो आप कहेंगे सर हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और उसके डाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज। मैं आपसे कहता हूं अंडा खाएं आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स है और प्रोटीन्स टूट के अमाइनो एसिड्स दे रहे हैं, वो अमाइनो एसिड जाके एटीपी बनाएंगे। मैं आपसे कहता हूं आप घी खाएं, घी क्या है, लिपिड्स, तो बेटा वो भी आपको एनर्जी देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये जस्टिफाई किया गया है ग्लूकोज वाला मैकेनिज्म, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाला मैकेनिज्म, तो ये आपने ये नहीं समझना कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देते हैं, ये भी एटीपी बनाते हैं, बट ये एक्सप्लेन नहीं किया, ये नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन किया गया है, तो हम भी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलें तो देखिए इन दोनों चीजों को आप रिमूव कर दें फिलहाल के लिए। तो ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, तो जी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आता है और यहां पर इसकी होती है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ये टूटता है, लाइसिस का मतलब भी क्या है, टूटना, ग्लाइको ग्लूकोज लाइसिस टूटना, ग्लूकोज टूटेगा और इससे दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो क्या होंगे, पायरुवेट्स, पायरुवेट, दो इधर भी पायरुवेट बन गए, मतलब दो पायरुवेट बन गए एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। और ये काम कहां पे हुआ, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ है बच्चे। यहां से ये पायरुवेट जो जाएगा किसके अंदर जाएगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ेंगे कि जब हम रिस्पायरेशन वाला अमल पढ़ते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए एटीपी लेते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, और वो कहां पे हुई है, वो बेटे हुई है साइटोप्लाज्म के अंदर
फिर वो पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया वहां पे, और बेटे आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो आप एटीपी लेने के लिए काम कर रहे हो, तब तक हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक हम एटीपी नहीं ले लेंगे। तो यहां पे पायरुवेट चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, यहां पर अब आ जाओ आप इसके अंदर कि ये पायरुवेट चला गया इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया, और बेटा ये इसका मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा जी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल होता है ये सारा जो है ना, क्रेब्स साइकिल अगर आप चैप्टर नंबर 11 देखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो है ना वो मैट्रिक्स के अंदर होता है, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल। इस क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में क्या बनता है, NADH वगैरह, NADH और FADH वाले मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आप कहेंगे सर हमें तो एटीपी चाहिए, बट ये क्या बन गया, NADH और FADH को हमने क्या करना है, तो बेटा हम इनका भी कुछ करते हैं, सर देखिए ध्यान से, ये NADH और FADH जब बन जाते हैं तो उसके बाद फौरन हम क्या करते हैं, इनको भेज देते हैं इनर मेम्ब्रेन के पास। ये देखें जी, NADH और FADH इन दोनों को लिया और इनको हमने माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन ये वाली इसके अंदर भेज दिया। और बेटा यहां पर इस मेम्ब्रेन के अंदर, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको अगर आप देखें तो यहां पर बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टर पड़े हैं, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइम्स जो और इस चेन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हुआ क्या है, NADH और FADH ये वाले मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल्स में बनने के बाद कहां पे चले गए हैं, इनर मेम्ब्रेन के पास, और इनर मेम्ब्रेन के पास क्या है, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स है जो बेसिकली क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती हैं, और ट्रांसपोर्ट के बाद यहां पर हमारे पास क्या बनेंगे, एटीपी। क्या बनेंगे, एटीपी। तो देखिए हमारा पर्पस क्लियर हो गया कि हमने जो एटीपी बनानी थी वो बन गई है, और वो एटीपी कहां पे बनी है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बनी है, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है कहां पे, वो बेसिकली इनर मेम्ब्रेन के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया की। और याद रहे मैंने आपको कल बताया था कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्डिंग्स है, और वो फोल्डिंग मैंने आपको कहा था कि मैं एंड पे बताऊंगा कि ये फोल्डिंग ज्यादा क्यों है, बाहर वाली स्मूथ है अंदर इन फोल्डिंग्स है, तो ये फोल्डिंग्स क्यों है बच्चों, जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स है, ये देखिए जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स है उतना ज्यादा एरिया है इसका, मतलब मैं आपसे कहूं एक धागा सीधा इतना ज्यादा, एक धागे को आप गुंजले डालें और गुंजले डाल के इतना करें, आप कहेंगे सर ये जो गुंजलों वाला है ना धागा, मतलब उसको आप फोल्ड कर दें एक दूसरे के इर्द गिर्द तो वो वाला धागा बड़ा ज्यादा है। इसी तरह आपने इनके अंदर फोल्डिंग बना दी, फोल्डिंग होने से इनका सरफेस एरिया बढ़ गया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बढ़ेगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बढ़ेगी उतने ज्यादा ही एटीपी सिंथेसाइज होंगे। तो हमने अल्लाह ताला ने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इस इनर मेम्ब्रेन में रखा और इसके अंदर फोल्डिंग्स बना दी ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, एंजाइम्स वगैरह, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, एटीपी भी ज्यादा सिंथेसाइज करेंगे। तो इसीलिए बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ फोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस्टी। तो ये बच्चों हमने देखा है कि किस तरह हम बड़े मॉलिक्यूल से को लिया और उनको तोड़ा हमने डाइजेशन के जरिए और छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए, और वो छोटे मॉलिक्यूल्स सेल्स के पास गए, और सेल्स के पास जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि बेसिकली एटीपी बनाई, और एटीपी बनाने में हमने देखा कि ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स ये सभी बनाते हैं। बच्चों ये हमारे पास जो ग्लूकोज है इसका मैकेनिज्म आपके पास दिया गया था, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह हुआ। पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसने क्या किया जी, क्रेब्स साइकिल किया। क्रेब्स साइकिल करने के बाद वहां पे एटीपी सिंथेसाइज हुई, और बेटा वो एटीपी सॉरी एफएडीएच और एनएडीएच सिंथेसाइज हुए, एनएडीएच और एफएडीएच वो चले गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, और वहां पर एटीपी सिंथेसाइज हुए, और ये सारा मैकेनिज्म क्या कहलाता है। अच्छा तो अब हम देखते हैं कि अब एटीपी बन गया बच्चों, और ले जी मैं कहता हूं जी ये एटीपी वो हमारे पास बन गया है। अब ये एटीपी ही क्यों एनर्जी करेंसी है, बेसिकली कोई और चीज भी तो एनर्जी करेंसी हो सकती थी ना, मतलब हम इन चीजों से भी तो एनर्जी ले सकते थे, एटीपी ही क्यों एनर्जी देती है, कैसे हमें एनर्जी देती है। तो बेटा पहले ये देखें एटीपी में ये क्या है, एडिनोसिन है ट्राई फास्फेट, बेसिकली ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड इसका अगर स्ट्रक्चर में देखूं तो इसके अंदर क्या होती है, राइबोज शुगर, और साथ में इसके क्या लगी होती है, एडिनिन। ये एडिनिन प्लस राइबोज शुगर अगर इनको हम इकट्ठा कहें तो ये क्या है, एडिनोसिन। एडिनोसिन ये बेटा एडिनोसिन है, इसके साथ 3 फास्फेट लगे, 1 2 और
तीन तीन लगे हुए फास्फेट। तो बेसिकली एडेनिन प्लस राइबोज इट इज इक्वल टू द एडिनोसिन। तीन का मतलब भी ट्राई होता है, ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अच्छा, अब ये समझने वाली बात है बच्चों कि ये बेसिकली एनर्जी देता, तो कैसे एनर्जी देता है, इसमें मतलब क्या एनर्जी, किस तरह ये देता है एटीपी। तो याद रखो बच्चों, इसके दरमियान में जब हमें चाहिए एनर्जी, मतलब हमने एटीपी बनाई, हमने सारे काम के जरिए एटीपी बना ली और एटीपी को हमने स्टोर कर ली है, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी है। अब जब आप चाहे आप इससे एनर्जी ले सकते हैं, और वो एनर्जी कैसे लेंगे कि बच्चों जब आपको चाहिए आप क्या करेंगे, ये फास्फेट यहाँ पे ये वाला बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, आप इसको तोड़ें और इसके तोड़ने से आपको मिलेगी एनर्जी, और उसी एनर्जी को आप यूटिलाइज करेंगे। जब ये टूट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। अब एक फास्फेट तो टूट गया तो रह गया डाई फास्फेट, क्या रह गया जी, एडीपी। एडीपी ये क्या बन गया, एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट। फिर अगर आपको मजीद एनर्जी चाहिए तो आप मजीद इसको तोड़ें और ये क्या बन जाएगा, एएमपी, मतलब एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एटीपी को तोड़ा तो एडीपी बना, एडीपी को तोड़ा तो वो एएमपी बना। तो एक्चुअली में आप ये वाले बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और आपको एनर्जी मिल रही है। तो ये सारा काम मतलब हुआ क्या है कि एडीपी बन गया है, एडीपी और एएमपी। अच्छा याद रखो, जब आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा कि इससे जो फास्फेट लिए हैं, मतलब ये वाला जो फास्फेट एडीपी से, एटीपी से लेके एक फास्फेट लिया था तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, एडीपी। तो बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम उसको फास्फेट देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में दोबारा। ये एएमपी है, मतलब यहाँ से दो फास्फेट लिए गए हैं तो आप इसको दो फास्फेट देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। तो एक्चुअली में अगर आपसे कहा जाए कि एनर्जी करेंसी एटीपी बन रही है तो आपको फौरन पता होना चाहिए कि ये एडीपी से एटीपी बन रहा है या एएमपी से एटीपी बन रहा है। और वो एडीपी और एएमपी कब बने, जब हमें एनर्जी की जरूरत थी और हमने फास्फेट से अलग कर लिए थे और इस तरह हमारे पास जो है ना एडीपी या एटीपी बने। मेरी बात समझ में आ गई है। तो ये देखो जरा ध्यान से कि हमने देखा कि किस तरह एटीपी जो हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी का यूनिट है, इसको हम क्यों कहते हैं जो ये एनर्जी देता है, तो बेसिकली हमें इस फास्फेट बॉन्ड की वजह से देता है। और ये देखा जाए तो ये है क्या, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और एक अलग डिस्कशन है। जब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे उसमें डीएनए वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इंशाल्लाह ये किस तरह जो है ना वो ये एक एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड कैसे है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका दूसरा ये है रोल। और बच्चे ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, फैटी एसिड्स, और बुक के अंदर ये भी लिखा होगा कि फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, मतलब फैटी एसिड का काम जो है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फैटी एसिड अकेले का नहीं, अमीनो एसिड्स का भी साथ में कहें तो फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड वो जाएंगे यहाँ पे और वो क्या करेंगे, फैटी एसिड भी आगे क्रेब्स साइकिल को चलाएंगे, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम ए। वो एसिटाइल कोएंजाइम एक ग्लूकोज से भी बन सकता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड से भी बन सकता है। तो फैटी एसिड टूटेगा और क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और वो एसिटाइल कोएंजाइम जाता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, सारा ये काम चलाता है। तो एक्चुअली में वो ग्लूकोज के साथ साथ वो फैटी एसिड से भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं कि फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, और बेटा ये सारा अमल जिसमें ग्लूकोज टूटी, ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में पायरुवेट बने, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, एटीपी बनी, ये सारा काम इसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है। जब आप देखें ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर तो आपको पता चलेगा कि वहां पे ऑक्सीजन यूज होती है। तो इस अमल को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसमें हमने देख लिया कि किस तरह एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ना वो हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें, और ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में भी आप देखेंगे कि ओवरऑल एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ये सारा काम होता है कि मतलब ये वाला काम सारा माइटोकॉन्ड्रिया को फॉलो करने वाला, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये वाला काम नहीं होता, उसमें सिर्फ पायरुवेट बनता है और पायरुवेट बाद में जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो एनारोबिक रिस्पायरेशन है। तो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का रोल किसमें है, एरोबिक रिस्पायरेशन में, जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एटीपी बनाते हैं। ये सारा ग्लूकोज को तोड़ के सारा वाला एटीपी बनाने वाला है, ये काम क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन। और बेटा इसका सेल्फ डिमांड को पूरी करने वाला ये रोल, ये देखें जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि इसके पास अपने प्रोटीन्स है, क्यों कैसे बने थे प्रोटीन्स, क्योंकि इसके पास अपने राइबोसोम्स थे और वो राइबोसोम्स ने अपने ही डीएनए से वहां, क्योंकि इनके अंदर सर्कुलर डीएनए था और सर्कुलर डीएनए से उन्होंने मैसेंजर आरएनए लिया और वो प्रोटीन्स बनाए, तो उसके पास अपने प्रोटीन्स, अपने एंजाइम्स, ये सारा कुछ है। तो हमने इसको कहा था सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो दैट आई कैन से दैट कि ये अपनी एनर्जी, अपनी डिमांड तो पूरा कर ही रहा है, अपनी डिमांड तो पूरा कर ही रहा है, लेकिन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि इसके लिए एटीपी बना रहा है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल वे में देखा
किस तरह एटीपी बनाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।